हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी या एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट देखेंगे, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा चुके हैं। इस टॉपिक से आपको पता होगा हमेशा एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं। तो आपको पता होगा जो प्लांट्स हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी कारण प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। और यह क्लोरोफिल जो पिगमेंट है इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो इसमें मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट है, और यही क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो जो आपको पता होगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो क्यों हुई थी? इसलिए हुई थी क्योंकि इस समय तक क्या होने लगा था, लगातार बहुत सारा जो पॉल्यूशन है होने लगा था। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन है। तो इस वजह से सेंट्रल पॉल्यूशन केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। यह क्वेश्चन MPPSC 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आपको पता होगा पेरियार नेशनल पार्क है, यह केरल में अवस्थित है। और यहाँ किसको संरक्षण किया जा रहा है, तो यहाँ एलिफेंट्स को कंजर्वेशन किया जा रहा है। कहाँ? केरल में। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का, और यहाँ 1987 में एक कन्वेंशन आयोजित हुआ था। किस लिए? यहाँ पर ओजोन परत में हो रहे क्षरण को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी, जिसमें विभिन्न देशों ने यह पाया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसकी वजह से ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं। और यदि ओजोन परत में छिद्र हो गया या क्षरण होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज सीधे पृथ्वी पर आ जाएंगी, जिससे DNA RNA तो चेंज होंगे, स्किन कैंसर और कई डिसीज भी हो जाएंगी। इसलिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए? ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में है। आपको पता होगा कि जो मध्य प्रदेश है फॉरेस्ट कवर एरिया में सबसे प्रथम स्थान रखता है अपना। और यदि परसेंटेज की बात करें कि सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में वन आवरण है, तो उसका आंसर होगा मिजोरम। और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश के लगभग 30% एरिया पर फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? विश्व वानिकी दिवस, ताकि वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जा सके और वनों के महत्व को आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको एक नई सीख दी जा सके। नेक्स्ट है कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है। तो आपको पता होगा जो न्यूज़पेपर है इसमें जो लेड है या सीसा कहते हैं जिसे, एक टॉक्सिक एलिमेंट पाया जाता है। और आपको पता होगा जो लेड है इतना अधिक टॉक्सिक होता है, यह हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन, हार्ट, लीवर, इवन बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो ये डैमेज ना कर सके, और ये बॉडी में लगातार जमा होता जाता है। तो यह अखबार में कौन सा या न्यूज़पेपर में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? लेड पाया जाता है। और यदि वर्तमान हम अपनी फूड की बात करें तो यह मैगी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कैंडी, चॉकलेट आदि में भी लेड पाया जाता है। और आपको पता होगा इसी वजह से जो मैगी पर लास्ट ईयर बैन लगाया गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो जो पहला है जो एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया गया था। कब? 1973 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी, और इसी दिन को याद करते हुए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है। तो जो ब्लड कैंसर है बेंजीन से होता है। उद्योगों से निकलने वाले धुएं में जो बेंजीन होता है उसके वजह से ब्लड कैंसर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सारिस्का नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। सारिस्का नेशनल पार्क है वह राजस्थान में अवस्थित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो सारिस्का नेशनल पार्क है यह बर्ड स्पीसीज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लगभग 300 से अधिक जो पक्षियों की प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। कई बार यह पूछा गया है। तो सारिस्का पक्षी अभ्यारण्य या सारिस्का नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में अवस्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, या बेली ऑफ फ्लावर कहाँ है। तो यह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फूलों की प्रजाति हैं
तो उन्हें यहाँ पर नेचुरल तरीके से यह पाई जाती हैं। और जब हम ऊपर से देखते हैं तो यह कैसे दिखती है, बेली ऑफ फ्लावर दिखती है, बहुत ही सुंदर दिखती है। नेक्स्ट है कि साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है, तो आपको पता होगा साइलेंट वैली है या शांत घाटी क्षेत्र या केरल में अवस्थित है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और इवन भारत में सबसे अधिक जैव विविधता की यदि बात की जाए तो सबसे अधिक मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है वह साइलेंट वैली या शांत घाटी में ही अवस्थित है। और केरल में ही यह शांत घाटी नेशनल पार्क भी अवस्थित है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो जो सिलिकॉन वैली है यह बेंगलोर में अवस्थित है। इसे सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी तुलना अमेरिका के सिलिकॉन वैली से की गई है। यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, IT जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं, तो वह कहाँ होते हैं, बेंगलोर में ही होते हैं, इस कारण इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। नेक्स्ट है WWF का क्या आशा है, तो आपको पता होगा WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है या विश्व वन्यजीव कोष है हिंदी में। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। अब क्यों की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है IUCN द्वारा की गई थी। IUCN आपको पता होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसके द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी, ताकि जो जंगली जीव हैं उनको बचाया जा सके, उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके, इसलिए 1961 में WWF की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि विश्व वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है तो यह कब 1972 में किया गया। आप इसे याद रखेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, यह अब 1972 में किया गया। क्यों पारित किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो आपको पता होगा कि उस समय तक जो बहुत सारे वन्य जीव हैं उनका शिकार बहुत ज़्यादा होने लगा था और उनके अंग हैं अलग अलग देशों में बहुत ज़्यादा कीमत पर बेचे जा रहे थे, इस कारण उनका शिकार हो रहा था। आपको पता है टाइगर कितना ज़्यादा शिकार हो रहा था, जो एलिफेंट है उनके दांतों के लिए शिकार हो रहा था, कस्तूरी मृग है तो उनकी कस्तूरी के लिए हो रहा था। इसी टाइप से क्या हो रहा था, जंगली जीवों का अधिक से अधिक शिकार हो रहा था और उनके अंगों को दूसरे देशों में बहुत अधिक कीमतों पर बेचा जा रहा था। उस समय आवश्यकता महसूस हुई कि वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो 1972 में क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। कब, 1972 में। कई बार एग्जाम पूछा गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, तो भारतीय गैंडा इंडियन राइनोस या इंडियन वन हॉर्न राइनो से या एक सिंग वाला गैंडा कहाँ संरक्षित किया गया, तो कांजीरंगा नेशनल पार्क में सुरक्षित है या यहाँ संरक्षित किया जा रहा है। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये कहाँ है, असम में है। तो आप दोनों याद रखिए, कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है असम में है और यहाँ सिंगल हॉर्न राइनो या भारतीय गैंडे के लिए यहाँ संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो आपको पता होगा जो रेड डाटा बुक है IUCN जो संस्था है, अभी बताया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो 1948 में एस्टैब्लिश हुई थी ये संस्था, तो इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। अब रेड डाटा बुक क्या है, तो आपको पता होगा यहाँ पर जो विलुप्ति की कगार पर जो जीव हैं, नियर थ्रेटेंड या एक्सटेंट होने वाले जो जीव हैं, उन्हें एक्सटेंट होने से पहले बचाया जा सके, इसलिए इनको इसमें रेड डाटा बुक में लिस्टेड किया जाता है। और आपको पता होगा इसमें 3 कैटेगरी को शामिल किया गया है, एनिमल, प्लांट एंड फंजाई। तो तीनों स्पीसीज इसमें लिस्टेड की जाती हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं। नेक्स्ट है सोलास ग्रासलैंड या सोलास वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सोलास घास स्थल हैं या पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको पता होगा दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में है और यह किस लिए प्रसिद्ध है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, टाइगर को संरक्षण प्रदान कर रहा है। और साथ ही यहाँ पर एक और अभ्यारण्य है, पीलीभीत अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखेंगे कि जो घरेलू मवेशियाँ या इन्हें जो हमारे पेट कैटल्स होते हैं और जो भेड़ या सीप हैं, किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपको पता होगा जो हमारे जो कैटल हैं या जो सीप होती हैं वो किस ग्रीन हाउस को प्रोड्यूस करती हैं। आपने देखा होगा लगातार जुगाली करती रहती हैं, कुछ ना कुछ मुंह से चबाती रहती हैं, तो उसके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस है निकलती है, उनकी ऐसा माउथ में ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो ग्रीन हाउस गैस मीथेन को प्रोड्यूस करता है। और मीथेन को क्या कहते हैं, CH4। तो यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यह मीथेन के लिए। और मीथेन क्या है, एक ग्रीन हाउस गैसेस है, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा का परिवर्तन होता है, तो आपको पता होगा जो फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सोलर रेडिएशन है या सौर विकिरण है, तो वह केमिकल एनर्जी में या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कैसे हो जाती है, आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जब जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तो लास्ट में इसमें स्टार्च बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो स्टार्च क्या है, केमिकल ऊर्जा का फॉर्म है, तो यह किसमें, सौर विकिरण ऊर्जा को रासायनिक विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन सी रिएक्शन,
फोटोसिंथेसिस रिएक्शन या प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल का निर्माण किससे होता है, तो आपको पता होगा जो ग्रीन प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें अभी बताया कौन सा एलिमेंट होता है, तो उसमें मैग्नीशियम होता है, इसे Mg से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में आया, या किस लिए आया, तो यह संपूर्ण पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आया, जिसमें सभी वन्य जीव, एयर, सॉइल, वाटर सभी इसके अंतर्गत आ रहे हैं, सभी प्लांट इसके अंतर्गत आ रहे हैं। इसलिए इसको छाता विधान या अम्ब्रेला लॉ भी कहते हैं, क्योंकि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन है, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और यह कितने बार यह सन पूछा गया है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो यह 1986 में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अधिनियम है। नेक्स्ट है कि वनस्पतियों के सड़ने, दलदलीय भूमि या धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है, तो आपको पता होगा जो वेजिटेशन है उनके डिके होने से, और जो मार्सी लैंड है या दलदलीय भूमि है या पैडी फील्ड है, तो उनसे कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, क्योंकि उसमें ऐसे बैक्टीरिया और शैवाल पाए जाते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और मीथेन को अभी बताया किससे, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है और इसे CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, या इसे शॉर्ट में MAV कहते हैं, की शुरुआत कब हुई, तो आपको पता होगा कि यह संपूर्ण इकोसिस्टम को संरक्षित करने के लिए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया, 1971 में चलाया गया। ये भी अभी एक एग्जाम में पूछा गया था, शायद UPSC में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 साल से नहीं देखी गई है, तो अभी हमने देखा कि रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राय जीव या एक्सटेंट हो चुके ऑर्गेनिज्म, उनको यहाँ पर रजिस्टर्ड या लिस्टेड किया जाता है। तो किस आधार पे किया जाता है, किस बेस पे किया जाता है, तो तब किया जाता है जब प्राकृतिक वो अपने नेचुरल हैबिटेट में 50 साल तक नहीं देखी गई हैं, तो मान लिया जाता है कि अब ये प्रजाति नहीं रही इस दुनिया में और यह पूरी तरीके से विलुप्त हो गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है कि धुएं से आंखों में जलन पैदा किस कारण से होती है, तो आपको पता होगा जो धुएं से आंखों में जलन होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होती है। किस कारण होती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट है कि जलाक्रांत या दलदल मृदा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो जलाक्रांत मृदा है या जो मार्सी लैंड है या दलदलीय भूमि है उसमें मैनग्रूव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो भारत का जो सुंदरबन डेल्टा है या कच्छ का रण है, वहाँ पर अधिकांशतः देखा गया कि मैनग्रूव वनस्पति पाई जाती है। कैसे क्षेत्रों में यह उत्पन्न होती है, तो दलदली क्षेत्र या मार्सीलैंड या जलाक्रांत वाली भूमि में पाई जाती। क्यों, क्योंकि यहाँ की लवणता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो जो बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन क्रिया के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व पोटेशियम, आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वहीं से उसका बाष्पोत्सर्जन होता है। जैसे कि हम मनुष्य हैं या सभी जीव जंतु जैसे हम श्वसन करते हैं, इसी प्रकार से जो प्लांट्स हैं वो भी अपना रेस्पिरेशन या बाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो वो किसके माध्यम से करते हैं, पोटेशियम जो है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में मदद करता है। तो कौन सी एलिमेंट आवश्यक है, तो पोटेशियम आवश्यक है, किसमें, ट्रांसपिरेशन क्रिया के लिए। नेक्स्ट है कि प्रकाश द्वारा पौधों में निर्माण होता है, तो जो आपको पता होगा जो प्लांट्स की जो प्रकाश है या लाइट, सोलर लाइट की उपस्थिति में ही जो ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इससे क्या होता है, तो आपको पता है स्टार्च और ATP का तो निर्माण होता ही है लास्ट में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, परंतु इसमें विटामिन A और साथ में कैरोटीन का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, प्रकाश के ही द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि खेती की सबसे प्राचीन प्रणाली कौन सी है, तो आपको पता होगा जो खेती की सबसे प्राचीन प्रणाली है वो झूम खेती या बेवार कृषि या पोंडू कृषि, या इसे हम शिफ्टिंग क्रॉप भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो यह सबसे प्राचीन प्रणाली है। और यह कौन करता है, इसमें क्या होता है, जो आदिवासी रहते थे तो वो क्या होता, इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे और पृथ्वी पर हल नहीं चलाते थे, तो वो क्या करते, आज भी क्या करते हैं कि एक जगह के जंगल को आग लगा देते हैं और जो राख होती है उसकी, उसमें कुछ बीज डालते हैं, 1-2 साल तक खेती करते हैं, उसके बाद जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो वहां से पलायन कर जाते हैं और नेक्स्ट स्थान पर फिर से जंगल जलाते हैं और वहां फिर से खेती करते हैं। इसलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक स्थान से दूसरी जगह लगातार शिफ्ट होते रहते हैं। और इसे हम हिंदी में झूम खेती के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बेवार कृषि या पोंडू कृषि भी कहते हैं। यह सबसे आदिम कृषि प्रणाली है और यह आदिवासियों द्वारा की जाती है। यह भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। इस पे अब सरकार ने रोक लगा दी क्योंकि इससे जंगलों को सबसे अधिक विनाश हो रहा है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताया था कि जो जैव विविधता है या बायोडायवर्सिटी है साइलेंट वैली में पाई जाती है। और साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ है, केरल में है। नेक्स्ट है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जैव विविधता दिवस या बायोडायवर्सिटी डे है, यह
22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि ओजोन या O3, जिसे हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी सांद्रता मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई डाफ्सन यूनिट है। और आपको पता होगा जो ओजोन है किस लेयर में पाई जाती है? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और ओजोन है जो क्या करती है? जो अल्ट्रावायलेट रेज है, परावैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार जो रिहायशी इलाकों में ध्वनि की ऊपरी सीमा कितनी होनी चाहिए, जितनी हम टॉलरेट कर सकते हैं? क्योंकि यदि 55 डेसिबल से ज़्यादा यदि ध्वनि होगी तो उसे हम शोर के अंतर्गत काउंट करेंगे और वह ह्यूमन के लिए हानिकारक है। तो उसकी लिमिट कितनी रखी गई है? तो 55 डेसिबल रखी गई है। 55 डेसिबल है किसके द्वारा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है वनडे एग्जाम में। नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व ओजोन दिवस है 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जो बताया था कि 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसमें जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रयास किए गए थे और एक बहुत बड़ा कन्वेंशन आयोजित किया गया था। इसीलिए उस दिन को याद रखने के लिए 16 सितंबर से विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में अवस्थित है। ये भी याद रखेंगे, पूछा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। आप ये भी याद रखिए, जितने भी ये क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम वनावरण कहाँ पाया जाता है? यदि सबसे कम, अभी लेटेस्ट जो 21 की रिपोर्ट आई है, तो इसमें जो सबसे कम फॉरेस्ट कवर है तो वो हरियाणा और पंजाब राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है, और सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? अभी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है यह 1973 से शुरू हुआ भारत में। किसको? टाइगर को संरक्षण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है जो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिस्ट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो जायंट पांडा है, पिछले वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं? तो जो शीतकाल में जो साइबेरियन सारस हैं वह कहाँ? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है, राजस्थान में आते हैं, जिसे घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो साइबेरियन सारस है या साइबेरियन क्रेन है वह यहाँ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इकोलॉजिकल साइंस सेंटर है या बेंगलोर में स्थित है। याद रखेंगे, इकोलॉजिकल साइंस सेंटर है कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसा वायु प्रदूषक जो रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर मौत का कारण बनता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्यों? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपको पता है वाहनों से और फैक्ट्रियों के धुएं से निकलता है और यह ऐसा एयर पॉल्यूटेंट है जो ब्लड फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है। कैसे करता है? क्योंकि आपको पता होगा जो ब्लड है हमारा जब लंग्स में आता है तो वो ऑक्सीजन को कनेक्ट करता है और CO2 को वहाँ से रिलीज करता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रवृत्ति बहुत जल्दी से अटैच होने की होती है और यह क्या होता है? ब्लड को ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाता है, इसलिए क्या करता है? बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है बॉडी में और यह रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। कभी कभी यह किसी की डेथ की भी कारण बन सकता है। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है कि विश्व मरुस्थली रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व मरुस्थली जो रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आपने देखा होगा डेजर्टिफिकेशन लगातार एक्सपांड होता ही जा रहा है। जैसे हमारा राजस्थान एरिया है तो उसमें हर साल लगभग कितने हजारों एकड़ में जो मरुस्थल का विस्तार हो जाता है, जिससे क्या होता है? उपजाऊ भूमि भी कैसी हो जाती है? इनफर्टाइल हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ग्रीन हाउस गैसेस है, बल्कि सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैसेस है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड भी सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन, तो आपको पता होगा नाइट्रोजन है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि यही हमारे जो एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। तो यह ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। नेक्स्ट है मीथेन। अब इससे पहले ही हमने स्लाइड में देखा कि मीथेन है, यह भी ग्रीन हाउस गैसेस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, यह तीनों क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। इनके हम सिंबल भी याद रखेंगे कि इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यह भी कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे
कि हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि के लिए जानी जाती है? तो यह हुसैन सागर झील यह पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। किसके कारण? तो यह जलकुंभी का इतना ज़्यादा यहाँ पर विस्तार हो गया है कि पूरी झील ढक चुकी है। और झील ढक चुकी है, उससे क्या होगा कि जो सोलर लाइट है झील के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, जिसलिए पूरा झील का इकोसिस्टम नष्ट हो गया और झील पूरी तरीके से डेड हो गई। कौन सी? हुसैन सागर झील। किस कारण? जलकुंभी के आक्रमण के कारण। नेक्स्ट है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो डेजर्ट में जो प्लांट उगते हैं, नागफनी वगैरह, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किसने पारिस्थितिकी स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड की परिकल्पना प्रस्तुत की? तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसका जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन लाया था? चार्ल्स एटन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? तो आपको पता होगा जो इकोलॉजी में विभिन्न पोषक स्तर होते हैं। सबसे पहले जिसमें सबसे नीचे प्रोड्यूसर आता है, फिर उसके बाद कंज्यूमर आता है, कंज्यूमर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस टाइप से जो लेवल चलते हैं तो उससे क्या होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड बनते हैं। और यह कॉन्सेप्ट कौन लाया था सबसे पहले? तो चार्ल्स एटन द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता या सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक लवणता या सैलिनिटी वॉन झील तुर्की में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र या ओस्लो में है। ओस्लो कहाँ है? तो यह नॉर्वे में है। और यह वर्तमान में सबसे अधिक पीड़ित है किससे? अम्ल वर्षा से। अब अम्ल वर्षा क्या होती है? तो जो एसिड रेन क्या होती है, जो हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, यह जब जल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है? जो एसिड है उसकी मात्रा रेन में बढ़ जाती है और यह बहुत ज़्यादा क्या करती है? हानि पहुँचाती है। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? ओस्लो, नॉर्वे में है। नेक्स्ट है स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कोलकाता को कहते हैं। साथ ही इसको स्मोक सिटी ऑफ इंडिया और जॉय सिटी भी कहते हैं। किसको? कोलकाता को कहते हैं। और यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में स्मोक सिटी किसको कहते हैं? तो शिकागो को हम स्मोक सिटी कहते हैं, विश्व की स्मोक सिटी कहते हैं। और यदि भारत की बात की जाए तो कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता क्या है? तो जो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। तो इसमें यह नारा दिया गया था कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता। इसका क्या अर्थ है? तो इसका ये अर्थ है कि जो हमारी इकोलॉजी है या जो हमारी प्रकृति है, तो उससे जो हम संसाधन यूज कर रहे हैं तो वो हम इतने कम या लिमिटेड करें, बहुत ही सीमित मात्रा में, बहुत सोच समझ कर करें। नेक्स्ट है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो जो आपको पता है रामसर कन्वेंशन है 1971 में हुआ था। कहाँ? ये रामसर एक शहर है ईरान का, जहाँ 1971 में कन्वेंशन आयोजित किया गया था। किस लिए किया गया था? ताकि विश्व में जो आर्द्र भूमियाँ हैं या वेटलैंड है उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। तो वेटलैंड क्या है? तो वेटलैंड है जो आर्द्र भूमियाँ हैं, यह क्या है? ऐसे दलदलीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सबसे अधिक वाटर रिटेंशन होता है, मतलब ये अपने अंदर अधिक से अधिक वाटर को होल्ड करके रखती हैं। और इसलिए 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड डे मनाते हैं। किस लिए? क्योंकि इस दिन रामसर कन्वेंशन 1971 में आयोजित किया गया था 2 फरवरी को। नेक्स्ट है कि जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? तो जो जैव विविधता अधिनियम है या बायोडाइवर्सिटी एक्ट है या 2002 में लागू हुआ। नेक्स्ट है कि स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रेसी जैसे खतरे का प्रमुख कारण क्या है? तो जो स्टोन लेप्रेसी है या स्टोन कैंसर ही क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? पुराने जो हमारे हेरिटेज साइट हैं, इमारतें हैं, बड़े बड़े भवन हैं जैसे ताजमहल है, तो उसको क्या हो रहा है? अम्ल वर्षा से लगातार खतरा उत्पन्न हो जाता है। अम्ल वर्षा से उसमें जो लगातार धुंधले पड़ते जा रहे हैं उसमें क्षरण उत्पन्न हो रहा है, तो इसे हम स्टोन लेप्रेसी कहते हैं। और यह अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? अभी बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं, जिससे अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ हुई? तो जो गिद्ध संरक्षण परियोजना है या बल्चर कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है यह 2006 से प्रारंभ हुआ। अब क्यों हुआ? तो आपको पता होगा जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो बल्चर है या गिद्ध है सबसे टॉप लेवल पे पाया जाता है। और यह क्या करता है कि जो हमारे जितने भी जो जीव जंतु है मर जाते हैं तो उनका मांस का भक्षण करता है कौन? गिद्ध। और इसे एक सफाई कार्यकर्ता के रूप में भी इसे जाना जाता है, गिद्ध को या बल्चर को। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पशु मर जाते हैं
उनमें क्या होता है कि मरने से पहले उन्हें कभी ना कभी लाइफ में डाइक्लोरोफेनिक दवाई जो पेन किलर है उनको दी जाती है। तो जब पशु मर जाते हैं हमारे गाय भैंस वगैरह तो उनको डाल दिया जाता है, और जब गिद्ध आकर उनका सेवन करते हैं तो जो पेन किलर डाइक्लोरोफेनिक है वो गिद्ध के भी उसमें चली जाती है पेट में। तो उससे क्या हो रहा है, एक प्रक्रिया होती है तो उसमें लगातार इनके पेट में यह जमा होता जाता है, और इससे क्या होता है लास्ट में इनकी डेथ हो जाती है गिद्ध की। तो इसलिए इन्हें बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि गिद्ध नहीं रहे या वल्चर नहीं रहे तो हमारे संपूर्ण इकोसिस्टम डगमगा जाएगा। नेक्स्ट है कि कछुआ संरक्षण परियोजना या टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, कहाँ चलाया जा रहा है, तो यह भीतरकनिका अभ्यारण्य में चलाया जा रहा है। अब भीतरकनिका अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है। और यहाँ पर किस कछुए का संरक्षण किया जा रहा है, तो यह ऑलिव रिडले प्रजाति की कछुए का संरक्षण किया जा रहा है। और यह कब से शुरू हुई है परियोजना, तो 1975 से यह परियोजना शुरू हुई। कौन सी, कछुआ संरक्षण परियोजना। नेक्स्ट है कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान या एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, यह कहाँ पाए जाते हैं, तो यह असम के जोरहाट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है इनका विस्तार, तो जो वर्षा वन है या एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं तो यह पश्चिमी घाट, मेघालय या उत्तर पूर्वी घाट, यहाँ इनका विस्तार है। परंतु यहाँ संस्थान की बात की गई है कि यह इंस्टीट्यूट है या वर्षा वन अनुसंधान केंद्र है, यह कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह जोरहाट असम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो यह कोयम्बटूर में अवस्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक का जैव सूचक है। तो यहाँ पर नीचे कुछ प्लांट दिए गए हैं, तो इनमें से बताया गया है कि कौन सा जो एयर पॉल्यूटेंट है उसका बायो इंडिकेटर है। तो इसमें से इसका राइट आंसर है लाइकेन है। लाइकेन, और आपको पता होगा जो लाइकेन है ऐसे स्थानों पर अधिक उगता है जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक से अधिक होता है। तो जहाँ पर लाइकेन पाया जाता है तो वहाँ पर हम समझ जाते हैं कि एयर की क्वालिटी यहाँ पर कम होती जा रही है, मतलब प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब लाइकेन के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन क्या है, तो लाइकेन एक सहजीवी या सिम्बायोसिस रिलेशन शो करता है। क्यों, क्योंकि यह कवक मतलब फंजाई और एल्गी मतलब शैवाल का सह मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है या वर्ल्ड हेरिटेज का वन माना जाता है। तो आपको पता होगा, नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो ओडिशा में नंदनकानन, असम में कांजीरंगा, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन और मध्य प्रदेश का सागौन वन। तो इसका जो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है वहाँ सुंदरवन को क्या माना गया, वैश्विक विरासत का वन माना गया है। और जो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में यह मैनग्रोव सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है, और यह क्या करता है कि जो ज्वार भाटा आते हैं या जो चक्रवात आते हैं तटीय क्षेत्रों पर तो उससे यह सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो जो वन महोत्सव है यह 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्ष की सूची से किसे निकाल दिया गया है, तो जो बांस है तो इसे वृक्ष की सूची से निकाल दिया है। या बैम्बू है इसे क्या किया है कि भारतीय वन संशोधन जो अधिनियम 2017 में आया है उसे वृक्ष की सूची से निकाल दिया है। क्यों, क्योंकि जो बांस है एक घास की प्रजाति है। दैट्स ऑल। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके एग्जाम में मददगार साबित होगी, आप अपने एग्जाम में सफल हों, आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।